मेरा पहाड़ का भुला भुली सब खोला। जब आप तैयारी करला आप कभी ये ना सोचे कि आपको सिलेक्शन नहीं हो लू, आपको भी सिलेक्शन हो लू। आप पूरी मेहनत करें। और जब ये में आप निकल जाला तो एक दिक्कत जरूर होली कि पहाड़ आनू कम होलू। आपका आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा क्विक भी नहीं होनी चाहिए। आप जिटरी नहीं होने चाहिए, आप बहुत ज्यादा मूवमेंट आपके नहीं होने चाहिए, हाथ या पांव आपके हिलने नहीं चाहिए। और मदर ने हमारे ये कहा था कि मेरे को दोनों बेटे यूनिफॉर्म में चाहिए। रिजल्ट आया तो मैंने बताया उनको कि देखो भाई मेरा सिलेक्शन हो गया है, तो सबने मेरे को भी मजाक उड़ाया कि तू तो। इसी तरह जब मैं गाजियाबाद में था तो एक बार दिल्ली के बॉर्डरिंग एरियाज में कुछ दंगे की बातें वहां पर आई थी, करावल नगर वगैरह। हम्म। उस समय मैं गाजियाबाद में था, तो वो चीज वहां स्प्रेड ना कर जाए उसके लिए हम लोगों को बहुत ही एकदम बॉर्डरिंग एरियाज में बहुत विजिलेंट रहना पड़ा। बड़ी सेंसिटिव सिचुएशन थी, उसे मैंने टैकल किया। लास्ट ईयर हम लोगों ने 550 क्रिमिनल्स पर गैंगस्टर लगाया यहाँ। जो ओ। 1 जनवरी थी 2023 की, उसमें हम्म। एक दिन में 23 लोगों पे हमने गैंगस्टर लगाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। पहाड़ के गौरव के इस अंक में आज आपको हम ऐसी शख्सियत से मिलवाने वाले हैं जो कि काफी बहादुर हैं, अनुशासन प्रिय हैं। और आपको बता दें कि फिलहाल वो अलीगढ़ में एसएसपी के पद पर तैनात हैं और इससे पहले बरेली, गाजियाबाद और लखनऊ में भी कप्तानी के पद पर रह चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंड तक में। थैंक यू आज तक की टीम को, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ आप कलानिधि नैथानी जी हैं जो कि आईपीएस हैं, जैसा मैंने बताया कि फिलहाल अलीगढ़ में एसएसपी के पद पर तैनात हैं। पौड़ी के आप रहने वाले हैं, तो आप किस तरह से फिलहाल उत्तराखंड को देखते हैं? अगर फिलहाल की स्थिति की हम बात करें, देन उसके बाद हम बाकी चीज़ों पर बात करें, खास करके क्राइम को लेकर। देखिए, उत्तराखंड एक वाइब्रेंट स्टेट है और हाईली डेवलपिंग स्टेट है। हम्म। और जब से ये स्टेट बना है तब से लगातार यहाँ पर जो विकास के कार्य हो रहे हैं, या वो समय के साथ जो होते ही हैं, एक हमेशा पॉपुलेशन बढ़ती भी है, विकास के कार्य भी होते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता है। तो पहले की अगर मैं बात करूं, मैं मेरी जो इनिशियल लाइफ उत्तराखंड में गुजरी है पहले 15 साल, तो उत्तराखंड जैसे पौड़ी गढ़वाल जो हिल्स डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां पर क्राइम का कॉन्सेप्ट नहीं होता था। हम लोग अपने दरवाजे खुला छोड़ करके ही मार्केट चले जाते थे, सिर्फ एक कुंडी उसमें लगा देते थे, कोई जानवर अंदर न घुस जाए। तो एक क्राइम का कॉन्सेप्ट वो वहाँ की वे ऑफ लाइफ में क्राइम नहीं था, उसमें कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि कोई चोरी होगी, लूट होगी, डकैती होगी या किसी तरह की चीजें होंगी। तो आज भी अगर आप वहाँ पे देखेंगे, जो हिल प्रोमिनेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं और जो प्लेन्स के डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे आप आज भी देखेंगे हरिद्वार, उधम सिंह नगर, जो प्लेन्स के डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ क्राइम का पैटर्न अलग होता है और क्राइम ज्यादा होता है। हम्म। और हिल्स के ऊपर क्राइम कम होता है। तो ये आज के डेट पे देखें, क्राइम वहां पर हमेशा जो होगा, जब भी इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह होता है तो क्राइम का एक हल्का स्पॉट बीच बीच में आता है, लेकिन वो वहाँ की पुलिस जो मैं कहूँगा वो उसको कंट्रोल भी कर लेती है, चीजें बेहतर रहती हैं। और इससे ज्यादा मैं पुलिसिंग पे वहाँ पे कमेंट नहीं कर सकता हूँ। लेकिन एक चीज है जो सभी जगह रैपिडली बढ़ रही है, वो है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम की अगर हम बात करें तो कोई कहीं भी रह रहा हो, किसी भी हिल्स में हो, चाहे प्लेन्स में हो, चाहे किसी भी क्लास को बिलोंग करता हो, तो साइबर क्राइम जो एक ऐसा क्राइम है, ये अब सबको अफेक्ट कर रहा है। तो ये आने वाले समय में उत्तराखंड पर भी ये हावी होगा। लेकिन जितने की सभी स्टेट्स की पुलिस हैं, वो आजकल साइबर क्राइम को भी टैकल करने के लिए स्पेशल एफर्ट्स कर रही हैं। तो मैं सोचता हूँ इसको भी सभी लोग मिलकर के अच्छे से इस चैलेंज को भी एक्सेप्ट करके इसको रिजॉल्व करेंगे। बिल्कुल। हमने सुना है कि आप साइंटिस्ट भी हैं और पूरे 12 साल हो चुके हैं आपको पुलिसिंग में। आप कई सारे ज़िलों में एसपी रहे हैं, एसएसपी भी रहे हैं। तो आप अगर अपने इस करियर की शुरुआत की बात करें, जब आप साइंटिस्ट थे, अचानक से आप आईपीएस में आ गए हैं, तो मतलब ये ड्रास्टिक जो चेंज हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, ये हुआ कैसे? मैं मेरी फर्स्ट जॉब हापा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में थी एज न्यूक्लियर साइंटिस्ट। उसके बाद मेरे जो एक ऑफर आया था कुछ ही टाइम के अंदर, वो सी डॉट का आया था, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड आईटी की एक विंग हुआ करती थी, हम्म। और अकेला रिसर्च सेंटर था इंडिया में। हम्म। तो मैं फर्स्ट 2 इयर्स, 2.5 इयर्स बैंगलोर में रहा, बाद में 2 इयर्स दिल्ली। तो जब मैं बैंगलोर में था तो हम देखते थे कि बहुत ही इंटरेस्टिंग जॉब था। हम लोग इनसेट 4CR के लिए ट्रांसपोर्टर्स बनाते थे, और हम्म। फॉरेन कंपनीज के साथ भी हम लोग का कोलेबोरेशन होता था, इंटरनेशनल सेमिनार्स होते थे। लेकिन वहां पर हमेशा हमने देखा कि उस जॉब में जो एक स्पेक्ट्रम होता है, हर जॉब का एक स्पेक्ट्रम होता है, तो उस जॉब का स्पेक्ट्रम थोड़ा सा मेरे को लगा कि थोड़ा कम है, इसमें पब्लिक टच थोड़ा कम है। और पब्लिक टच की कमी को देखते हुए मैं वहां पर पब्लिक बसेस में अपने फ्रेंड के साथ ट्रैवल करता था, ऑफिस भी पब्लिक बस में जाता था, तो हम लोग को अच्छा लगता था, लोग उससे कनेक्ट करते थे, और हर तरह के लोग बस में चढ़ते थे, और एक ये फील हुआ कि हमको पब्लिक सर्विसेज में जाना है। वहीं से हम लोगों ने तैयारी शुरू करी। और फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू कॉल आई थी, सेकंड अटेम्प्ट में इंटरव्यू भी क्लियर हुआ, पुलिस सर्विस मेरे को अलॉट हुई।
और मैं जैसे कि बता दूं कि इसके बाद मैंने कोई अटेम्प्ट नहीं दिया। मेरे एल्डर ब्रदर फौज में है, कर्नल है, और मदर ने हमारे ये कहा था कि मेरे को दोनों बेटे यूनिफॉर्म में चाहिए। तो हियर आई एम, मैंने पुलिस सर्विस को ज्वाइन किया एंड आई एम हैप्पी वर्किंग फॉर पुलिस राइट। तो मतलब इस तरह से आप साइंटिस्ट से जो है आईपीएस इस पुलिसिंग के इस फील्ड में यहाँ पर आए हैं। थोड़ा सा बताइए, जब एग्जाम क्रैक किया तो किस तरह का माहौल आपके घर में था? क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी मदर का भी सपना था कि दोनों बेटों को जो है वर्दी में देखना चाहती थी। बहुत ही खुशी का माहौल था, और ये पल जो होता है मेरे ख्याल से लाइफ की सबसे ज्यादा खुशी एक जब मिलती है, तो मेरे को उन मोमेंट्स में से ये लगा था। और मैं दिल्ली में था उस समय, जॉब ही कर रहा था। मेरे इनफैक्ट मेरे ऑफिस वालों को भी नहीं पता था मैं तैयारी करता हूँ। तो जब अच्छा। नेट पे रिजल्ट आया तो मैंने बताया उनको कि देखो भाई मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो सबने मेरे को भी मजाक उड़ाया कि तू तो एमबीए टाइप लगता है, तू कहाँ है सिविल सर्विस का, कहाँ तूने कब तैयारी की है। तो उसके बाद फिर उनको जब बताया देखो भाई इस नाम का इंडिया में तो एक ही आदमी होगा, ये थोड़ा यूनिक नेम है, तो फिर सबको थोड़ा सा फील हुआ। तो सब लोग बहुत खुश हुए, ऑफिस के लोग भी। और इसके बाद जब घर में बताया तो घर में भी बहुत खुशी का माहौल था। और पेरेंट्स, मम्मी पापा भैया भाभी सभी लोग बहुत ही खुश रहे, और लोगों का घर में आना जाना शुरू हो गया था। तो पूरे ये था कि फैमिली में पहला पर्सन जो कि सिविल सर्विस में जा रहा है, इस बात का भी वो था। और अपने डिस्ट्रिक्ट जिससे मैं बिलोंग करता हूँ, कोई वहीं रहकर जो पढ़ा हो, ऐसा पहला मैं व्यक्ति उस समय था जो कि सिविल सर्विस को जिसने क्रैक किया था। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग पहलू रहा, जिस कारण बहुत लोगों को का जुड़ना हुआ। बहुत सारे कॉल्स आने लगे, फादर क्योंकि टीचिंग में थे, प्रोफेसर रहे हैं, तो उनके स्टूडेंट्स, उनके मिलने जुलने वाले, पौड़ी से देहरादून से जहाँ हमारी रिश्तेदारियां काफ़ी हैं, तो सब लोग जुड़ने लगे। मेरे ऑफिस के भी जो लोग थे काफ़ी, सबने बधाइयाँ दी। तो एक बहुत ही जश्न का माहौल होता है, वो कम से कम लगभग 1 महीने तक तो चलता ही है। 1 महीने चलता है। चलता। आपने एक चीज यहाँ पर बताई है कि आपने जॉब के साथ ही किया, आपके सहयोगियों को पता ही नहीं था कि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी जी। कर रहे हैं। तो आप जॉब के साथ मैनेज कैसे करते थे? आपकी जॉब की शिफ्ट क्या होती थी? आप पढ़ाई के लिए टाइम कैसे निकाल लेते थे? मेरा टिपिकल 9 to 6 वाला जॉब था। 9 to 6 के बाद 9 to 5 वाला जॉब था इनफैक्ट। 5 के बाद हम लोग ऑफिस में ही खेलते थे। हमारे दोनों जो कैंपस थे, जब मैं दिल्ली भी शिफ्ट हो गया तो वहां पर भी अच्छा एक क्रिकेट ग्राउंड भी था, बैडमिंटन कोर्ट भी था, वॉलीबॉल कोर्ट भी था। 6 के बाद हम लोग खेलते थे। खेलने के बाद हम लोग फिर अपने फ्रेंड्स मिल के खाना बनाना वो सब करना, और 9 बजे के बाद मैं फ्री हो जाता था। तो डेली 9 to 12 ये 3 घंटे मैं उसमें देता था। और वीकेंड्स पे सैटरडे को नहीं देता था, हम लोग घूमते फिरते थे। लेकिन डेली ये 3 आवर्स 6 डेज अ वीक, 6 डेज इन अ वीक, इसको हम लोग देते थे। लेकिन उसमें मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता था, वो होता ही होता था। और ऑफिस में कभी कोई खाली समय मिल जाए, टी ब्रेक वगैरह, तो ऑनलाइन अखबार उसमें पढ़ लेते थे उस समय। और क्योंकि मैंने सब्जेक्ट उसमें सोशोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिया था, तो ऑनलाइन कंटेंट बहुत इजीली अवेलेबल होता है इन दो सब्जेक्ट्स में। और कोई बैठ के कोई इक्वेशंस नहीं सॉल्व करनी होती हैं। तो वो था। और जीएस पहले से ही थोड़ा स्ट्रांग था, तो इसी तरह से मेरी तैयारी चलती थी। किसी को वास्तव में किसी को नहीं पता था, जहां मैं किराए पे रहता था उनको भी नहीं पता था कि मैं तैयारी करता हूँ। तो जब तो सिलेक्शन आपने कोई होती। कोचिंग आप लेते थे या सेल्फ स्टडी, मतलब मटेरियल जो होता था बुक्स एंड नोट्स का हाँ, उपयोग पूरा करते थे? बैंगलोर में मैंने 10 डेज के लिए कोचिंग ज्वाइन की थी, जहाँ से मुझे पैटर्न समझ में आ गया था, फिर मेरा ट्रांसफर हो गया था। दिल्ली में हमने कोई कोचिंग नहीं ली। और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्योंकि इंटरव्यू के बाद मैं रह गया था, सेकंड अटेम्प्ट में सिर्फ इंटरव्यू की एक दिन की मैंने कोचिंग कहीं एक जगह पे ली थी, देखने के लिए कि क्या होता है, क्यों मेरे पिछली बार रह गए थे नंबर इसमें। तो बस वो एक दिन का कोचिंग था और मेरा सिलेक्शन इसमें हो गया था। इनफैक्ट 20 डेज की लीव मैंने ली थी जॉब के साथ साथ। 20 डेज में मैंने पूरा मेंस दिया था, और इंटरव्यू वाले दिन भी हाफ पे लीव लेकर के फर्स्ट हाफ में इंटरव्यू दिया था, और सेकंड हाफ में मैं ऑफिस में काम कर रहा था। तो ये मेरा सफर रहा। मैं फॉर्चुनेट था, मेरा खर्चा भी कम हुआ, एंड मुझे लगता है कि मेरा काफी कम मेहनत में सिलेक्शन हो गया था। ये अपने क्या कहें इसको, पूर्वजों का आशीर्वाद है, उत्तराखंड के देवी देवताओं का आशीर्वाद है, घर वालों का आपने आशीर्वाद। ये पूछने का मतलब कि आपने जॉब के साथ कैसे ये सब किया, क्योंकि कई बार कई सारा यूथ होता है जो ऑलरेडी कोई प्राइवेट जॉब कर रहा होता है, तो उनको लगता है जॉब के साथ मुश्किल है टाइम निकालना, आप इतने थक जाते हैं। लेकिन आपने जो एक बिल्कुल फिक्स 9 to 12 आपने एक जो अपना रूटीन बनाया हुआ था कि इस बीच आपको पढ़ना ही, और इसमें आप बहुत ही ईमानदारी से किया करते थे। तो ये बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि यूथ को सुनने वाली बात है कि वो भी बिल्कुल। जॉब के साथ रह के पढ़ाई कर सकते हैं। कोई भी अगर जॉब कर रहे हैं, कोई ये ना सोचे कि उन्हें अपनी जॉब छोड़ के तैयारी करनी है। मैं तो एडवाइस नहीं करूंगा। अगर आप बहुत ही हाई रिस्क टेकिंग है, आपका पहले से फैमिली बिजनेस है, तो आप करिए। लेकिन अगर आप इफ यू गॉट अ डिसेंट जॉब
जिसे आप इंजॉय भी कर रहे हैं थोड़ा बहुत, तो आप उसको छोड़िए नहीं। और इसमें क्वालिटी कोचिंग एंड एनालिटिकल पावर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, और रटने का इतना रोल नहीं होता है। तो मैं फिर भी कहूंगा कि ये इसको ढंग से दें, एनालिटिकल पावर को अपना स्ट्रांग करें, और चीज़ों को मतलब ये जॉब के साथ बिल्कुल पॉसिबल है, और जॉब के साथ आपका थोड़ा सा ध्यान भी बटा रहता है, आप इतने प्रेशर में भी नहीं आते हैं, और एक जॉब आपके पास ऑलरेडी है तो आप बहुत ही अच्छे से फ्री माइंड होकर के एग्जाम भी देते हैं। तो अगर मुझसे पूछा जाए, मेरे को नहीं पता ये बेस्ट प्रैक्टिस है कि नहीं है, बट आई वुड सजेस्ट, अगर आप डेली 3 आवर अपनी इस जॉब के साथ निकाल सकते हैं, और संडे को या कभी 4-5 घंटे एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं, तो कहीं से किसी से आपको कोई गाइड करने वाला है जो आपको थोड़ी बहुत गाइडेंस भी दे दे, पैटर्न को समझा दे, और ये बता दे कि क्या किस चीज में टाइम वेस्ट नहीं करना है, इंस्टेड क्या नहीं पढ़ना है और क्या पढ़ना है, बस इतना फर्क बता दे, तो इट्स इजी टू क्रैक इट विद जॉब ऑल्सो। और बहुत से लोग निकलते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं ही निकला हूँ। देयर आर मेनी पीपल जो पहले किसी जॉब में थे, पीएसयूस में थे, डीआरडीओ में थे, बीएचईएल में थे, इनफैक्ट हमारे सीडॉट के कई लोग इस सर्विसेज में हैं। तो मैंने तो जो देखा है ऑलमोस्ट कई लोग हैं जो जॉब के साथ इसको क्रैक करते हैं, और बहुत ही अच्छे रैंक के साथ क्रैक करते हैं। नो डाउट जो पुलिसिंग है ये फील्ड काफ़ी चैलेंजिंग होती है, चुनौती भरी होती है। टाइम टाइम पे मतलब टास्क ऐसे आ जाते हैं। आप लखनऊ में भी रहे हैं, आप यहाँ गाजियाबाद में भी रहे हैं, दिल्ली दंगों के टाइम पे भी आपने बहुत ही बखूबी यहाँ पे चीज़ों को संभाला है। कोई भी हिंसक ऐसी कोई घटना यहाँ पर नहीं हुई। किसान आंदोलन ले लें, उसमें भी आपने सारा कुछ यहाँ पर मैनेज किया। तो जब कोई इस तरह की चीज़ें होती है, कोई बड़ा दंगा होता है, और ऐसे में बतौर एसएसपी जब आपको पूरा एक ज़िला संभालना होता है कि कोई वहाँ पर कह सकते हैं कोई हिंसक चीजें ना हो जाए, कोई दंगा ना हो जाए, कैसे आप मैनेज कर पाते हैं? देखिए, डिस्ट्रिक्ट एक बेबी की तरह होता है डीएम और एसएसपी के लिए, और उनको देखना पड़ता है कि क्या चीज गड़बड़ हो रही है। दे हैव टू बी ऑलवेज अलर्ट। वो 10 मिनट के लिए भी अगर उसके बाहर सोच लें तो कुछ ना कुछ गड़बड़ यूपी जैसे स्टेट में हो जाता है। करेक्ट। और इतना ध्यान देना पड़ता है छोटी से छोटी चीज पर। कभी कोई घटना, हम ये नहीं कहते हैं घटना नहीं होगी, जब घटना हो जाती है तो हम लोग का रिस्पॉन्स बहुत मैटर करता है, कि हम रिस्पॉन्स किसी प्रेशर में कर रहे हैं या प्रोफेशनल एटीट्यूड के साथ कर रहे हैं, और कैसे हम समाज के डिफरेंट ग्रुप्स को विश्वास में लेकर के अपने स्टेप्स आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये कुछ चीजें हम लोग को ध्यान में रखनी होती हैं। और यदि हम प्रेशर में ना आए, अपने सिखलाए हुए तरीके जो एकेडमीज में बताए, और व्यवहारिक ज्ञान जो हम लोगों को सर्विस के साथ आ जाता है कि कैसे जनहित में काम करना है, व्यक्तिगत हित में नहीं करना है, और किस ग्रेविटी सिचुएशन, अगर कोई ग्रेविटी वाली सिचुएशन है तो कैसे उसमें प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करना है। तो इस तरह की सिचुएशंस आती हैं तो हम लोग अपने एक्सपीरियंस के आधार पे, अपनी ट्रेनिंग के आधार पर उसको अटेंड करते हैं। और एक बात हमेशा माइंड में रखते हैं कि हम लोग ईगो बेस्ड डिसीजन कोई ना लें, हम लोग पब्लिक इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन लें, और व्यक्तिगत हित में कोई डिसीजन ना लें, अपनी पब्लिक इंटरेस्ट में लें हर डिसीजन। तो अगर ये दो सिंपल फॉर्मूला कोई भी सिविल सर्वेंट अगर फॉलो कर ले, तो हमेशा पब्लिक उसके साथ होती है, पूरी दुनिया साथ में होती है, और आपको सपोर्ट करती है कि आप चीजें जल्दी रिजॉल्व कर लें। और अच्छे लोगों का साथ भी मिल जाता है, और वही हमारी ताकत बनते हैं। आप कई सारे ज़िलों में एसपी और एसएसपी रहे हैं, तो आप अगर इस पूरे टेन्योर की अगर हम बात करें तो इस बीच में कौन सा ऐसा कोई केस आपका था जो आपको लगा कि सबसे ज़्यादा मतलब चुनौती भरा है और बहुत ही पजल करने वाला है, बहुत ही चैलेंजिंग है जिसे हम कहेंगे? कोई ऐसा केस आपको याद हो जो बहुत ही कठिन था, जो आपने जो सॉल्व किया? एक पर्टिकुलर केस तो नहीं है, बट सबका अलग अलग आई नो सारी टफ थी, लेकिन पैटर्न। उसमें से टफेस्ट में बात करूं। तो मैं ये कहूंगा कि जब हम बड़े लार्ज इवेंट्स की बात करते थे, तो लार्ज इवेंट्स लखनऊ में होते थे, जैसे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनीज, वहां पर भी फॉरेन इन्वेस्टर्स उसमें आते हैं, या T20 मैचेस होते थे, बहुत हुजूम होता है, एक माहौल होता है, उनको हैंडल करना लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ फ्रंट से मैं कह रहा हूँ। इसी तरह जब मैं गाजियाबाद में था तो एक बार दिल्ली के बॉर्डरिंग एरियाज में कुछ दंगे की बातें वहां पर आई थी, करावल नगर वगैरह। उस समय मैं गाजियाबाद में था, तो वो चीज वहां स्प्रेड ना कर जाए उसके लिए हम लोगों को बहुत ही एकदम बॉर्डरिंग एरियाज में बहुत विजिलेंट रहना पड़ा। बड़ी सेंसिटिव सिचुएशन थी, उसे मैंने टैकल किया। लॉ एंड ऑर्डर की एक और बात करें तो जब माइग्रेंट लेबर क्राइसिस आया था कोविड के टाइम पर, जब काफी लोग मूव करने लगे थे, तो उस समय उनको फैसिलिटेट करना और पूरा कोविड की गाइडलाइंस का ध्यान रखना, वो एक बड़ा क्रूशियल टाइम था जिसको हम लोगों ने, और उसमें डंडा भी नहीं चलाना है, कैसे संवेदी पुलिस होगी, पुलिस के हमने सबके डंडे हटा दिए थे कि आप हेल्पिंग मोड में आइए, संवेदी बनिए, हेल्प करिए लोगों को। तो वो एक बहुत ही बड़ा सिचुएशन थी लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से। क्राइम की अगर बात करें तो कुछ अपहरण के केसेस जरूर हुए थे। एक बच्चा था, उसको हमने 4 साल बाद बरामद किया था कन्नौज में, और एक बच्चा था अपहरण हुआ था, उसको हम लोगों ने लाइव वहां पर फायरिंग भी हुई थी।
और उस बच्चे को बरामद किया था। इसके अलावा यहाँ अलीगढ़ में भी हम लोगों ने 6 बच्चे जो चोरी हो जाते हैं अस्पतालों से, 6 बच्चे हम लोगों ने बरामद किए। और अभी हाल फिलहाल में भी एक बच्चा था, उसको चोरी होके वो गया था, उसको देहरादून रेलवे स्टेशन पर वो हमको फिर मिला था, उसको भीख मांगने के लिए कोई ले गया था, उसको भी उन्हें बरामद किया। अब तक कुल मिलाकर के अपनी सर्विस में मैं अराउंड 50 बच्चे जो हैं उनको बरामद कर चुका हम्म। हूँ और उनके परिवार से मिलवा चुका हूँ, जिसमें ज्यादातर अबोध हैं जो अपना नाम भी नहीं बोल सकते। तो ये एक लगातार चैलेंज रहा। और किडनैपिंग के केसेस बड़े हम्म। चैलेंजिंग होते हैं। उसमें ये हम्म। भी देखना होता है कि क्योंकि बच्चा अपना नाम नहीं बता पाता, और उसको रिकवर करते समय ये भी देखना होता है कि उसकी लाइफ को कोई भी हम्म। थ्रेट ना हो। और इन सभी केसेस में, हम्म। किसी भी केस में किसी बच्चे को कोई भी लाइफ थ्रेट नहीं हुआ। थ्रेड से एक सवाल आता है मन में। हमने देखा कि जब आप अलीगढ़ में बतौर एसएसपी जब आप वहां पर आए तो आते ही आपने आई थिंक एक केस में करीब आई थिंक 23 अपराधियों पर गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। और जब इस तरह की आप लोग कार्रवाइयाँ करते हैं तो आप लोगों को भी क्या अपराधी कोई थ्रेट या इस तरह की चीज़ें करते हैं फैमिली को लेके या अदर चीज़ों को लेके, कैसे आप लोग मैनेज करते हैं? क्योंकि जैसा मैं बार बार कहती हूँ और मानती भी हूँ कि जो पुलिस की फील्ड होती है बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होती है, सब बहुत ज़्यादा बहादुरी की और मतलब सेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप इस तरह का जब कोई या फिर आपकी लाइफ में ऐसी कोई घटना हुई हो जब आपने ऐसा कुछ देखा हो कि कोई आपको थ्रेट कर रहा है, फिर आपने कैसे टैकल किया? नहीं, थ्रेट तो देखिए, जब हाई लेवल ऑफ क्रिमिनल्स पर जब हम वर्क करते हैं, चाहे लखनऊ में किया, यहाँ भी किया, और सिर्फ 23 नहीं, हम्म। लास्ट ईयर हम लोगों ने 550 क्रिमिनल्स पर गैंगस्टर लगाया। यहाँ जो 1 जनवरी थी 2023 की, उसमें हम्म। एक दिन में 23 लोगों पे हमने गैंगस्टर लगाया। तो ओके। रूथलेस होना पड़ता है। यूपी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है जीरो टॉलरेंस की है, और हम्म। रूथलेसली हम लोग क्रैक अपॉन करते हैं क्रिमिनल्स के ऊपर। जाहिर सी बात है, हम्म। इसमें से कई लोग होते हैं वो शो करने की कोशिश करते हैं कि हम लोग घबरा जाएं या हम लोग बैकफुट पे आए। हम्म। लेकिन हम आपको बता दें, इतना डिटरमिन्ड यूपी पुलिस रहती है, उसके ऑफिसर्स खास तौर से इस समय हैं, कि किसी भी हम्म। कंडीशन में हमेशा फ्रंट फुट पर ही आपको यूपी पुलिस दिखेगी। और हम लोग पूरा इसमें पर्सनल फ्रंट पर भी कहें तो होता है, ऐसा होता है, लेकिन उस चीज को हम लोग गोपनीय रखते हैं। अगर कहीं से कोई ऐसे सिग्नल उल्टा रिवर्स दे रहा है, और उस पर यकीन हम्म। मानिए हम लोग 10 गुना पावर के साथ फिर उसको हिट करते हैं। तो ये चलता रहता है। इट्स इट्स अ प्रोसेस, ये हम लोगों के उसमें है। और इसलिए इट 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 बिकम्स अ वे ऑफ लाइफ फॉर अस, कि हम लोग को ऐसा करना होता है। और हम लोग क्रिमिनल्स पर कार्रवाई करते हैं। हम करोड़ों की संपत्तियां यहाँ जब्त हुई हैं, और हम्म। माफियाओं की इसी डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों ने 100 करोड़ की संपत्ति जब्त की है पिछले 1.5 साल के अंदर। तो हम लोग पूरी कार्रवाई करते हैं। हम लोग डिटरमिन्ड रहते हैं कि एज पर लॉ हमको काम करना है, एंड लेट द रूल हम्म। ऑफ लॉ प्रिवेल। और कोई भी हम्म। जो अराजक व्यक्ति है वो अपना सर न उठाने पाए, हम लोग उस पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हैं। और कई सारे जैसे अभ्यर्थी हैं जो कि आईपीएस बनना चाहते हैं और सिविल सर्विसेज की कोचिंग ले रहे होंगे इस वक्त, अगर उत्तराखंड की हम बात अगर करें यहाँ पर, तो आप उनके लिए थोड़ा सा अगर बताना चाहें कि जब वो एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे तो उसके बाद कैसी लाइफ होती है, अगर आप शॉर्ट में समझा पाएँ। और उसके बाद हम बात करेंगे कि जो तैयारी को लेकर चीज़ें हैं उसमें क्या कुछ गाइडेंस दे सकते हैं। आप अलाउ करें थोड़ा सा गढ़वाली में बोल लूं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा याद दिलाया तो जी। मेरा पहाड़ का भुला भुली सब खोला। जब आप तैयारी करला, आप कभी ये ना सोचें कि आपको सिलेक्शन नहीं हो लू, आपको भी सिलेक्शन हो लू। आप पूरी मेहनत करें। और जब ये में आप निकल जाला, तो एक दिक्कत जरूर होली कि पहाड़ आनू कम होलू। यदि आप थे उत्तराखंड कैडर नहीं मिल लू, तो पहाड़ बटी थोड़ा दूर हो जाला। तो एक एक ही चीज आपसे बुरी लगनी, कि आप पहाड़ बटी थोड़ा सा दूर हो जाला। बाकी आप सबको इतना इसमें जॉब में एक्सपोजर मिलता है, इतना बढ़िया काम करने का मौका मिलेगा। और उत्तराखंड के ऑफिसर्स मैंने हमेशा देखा है, पब्लिक ने उन्हें लाइक किया है। कारण मेरे ख्याल से उनकी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस रही है, और सीधे हम्म। जो होने वाला काम है वो करते हैं, जो नहीं होने वाला है मना कर देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा है, और उन पर लोग विश्वास करते हैं, सीनियर्स भी कई विश्वास करते हैं उनके ऊपर। तो आप जहां भी जाएंगे एज एन ऑफिसर, आई होप 99% आप में से सक्सेसफुली होंगे और बेटर देन मैनी होंगे। और आर्मी में भी उत्तराखंड के ऑफिसर्स ने अपना लोहा मनवाया है। आर्मी में बहुत ही अच्छा उत्तराखंड के ऑफिसर्स कर रहे हैं। और रिसेंट ट्रेंड जो पिछले 10 साल का है, सिविल सर्विसेज में उत्तराखंड के बहुत लोग आ रहे हैं। तो हम्म। यदि क्या का मतलब जो बुजुर्ग लोग भी सुनना होला मीते बोडा बोडी, आप अपना बच्चों से बताएं कि वो तैयारी करा। और हम्म। हम मिलिट्री में अपन लोहा मनवाए थे, और सिविल सर्विस में भी हम देश से दिखा दिया कि हमारा बच्चा सबसे बढ़िया छन पूरा देश में। और हम देश खुणे, देश की एकता और देश को निर्माण हेतु हम लोग अपन कार्य करने का कर्तव्य बद्ध छा।
सर एक होता है कि तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है, नोट्स बना रहे हैं, लेकिन जब मेन बात आती है इंटरव्यू क्रैक करने की, तो जब आप इंटरव्यू आपने दिया होगा या जो लोग बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो आगे देंगे, तो उनके लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे कि इंटरव्यू में जाने से पहले क्या करें क्या ना करें, अगर कुछ सजेशंस उनके लिए? इंटरव्यू में एक तो काम कंपोज होना चाहिए और कुछ भी दिखावटपना उसमें नहीं होना चाहिए। और हम्म। ऑफिसर जो इंटरव्यू देता है वो ऑफिसर बना नहीं है, वो ऑफिसर अभी बनेगा। तो हम्म। उसको वो बेसिकली एक तो सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए, वो कहाँ का है, क्या काम करता है, वो क्या सोचता है। सेल्फ अवेयरनेस हो हम्म। और उसमें कंफ्यूजन कोई ना हो अपने बारे में, अपनी हॉबीज के बारे में, अपने इंटरेस्ट के बारे में और चीज़ों को सोचने के बारे में। और कोई शो ऑफ हम्म। उसमें ना हो, आप जो है उसको प्रस्तुत कर दीजिए, सिंपल शब्दों में प्रस्तुत कर दें। और ब्यूरोक्रेट को हमेशा एक न्यूट्रल विचारधारा का माना जाता है, तो एक न्यूट्रल विचारधारा वहां पर प्रेजेंट करें कि आप फैक्ट बेस्ड, एक न्यूट्रल न्यूट्रल विचारधारा आपकी है। और जो भी आपके पास तथ्य होते हैं आप उस पर एक न्यूट्रल, बिना जोश में आए या बिना प्रभावित हुए अपनी इमोशन से या किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी से, आप उसमें बेस्ट डिसीजन कम से कम समय में ले सकते हैं, ऐसा प्रोजेक्ट करना होता है। तो मैं फिर कहूंगा हम्म। इंटरव्यू के लिए थोड़ा बहुत रिहर्सल कर लें। और रिहर्सल हम्म। उसमें कई लोग करते भी हैं, अपना बॉडी लैंग्वेज को हम्म। चेक करें। आपका आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा क्विक भी नहीं होनी चाहिए, आप जिटरी नहीं होने चाहिए, आप बहुत ज्यादा मूवमेंट आपके नहीं होने चाहिए, हाथ या पांव आपके हिलने नहीं चाहिए। ग्राउंडेड रहें, कुर्सी पे बैठें, अपना जो भी आपसे सवाल पूछा जाए, जब पूछा जाए आप एक पॉज लीजिए, सोचिए क्या पूछा गया है और स्टेप वाइज उसका आंसर दीजिए। यदि नहीं आता है हम्म। तो मना कर दीजिए, इस सवाल का आंसर मेरे को नहीं आता है, आपसे दूसरा सवाल हम्म। पूछ लिया जाएगा। तो ओवरऑल आपका काम कंपोजर, आपका इंटेंट क्या है, आपका हम्म। बिहेवियर, आपका डिमीनर, और आपको जो चीज नहीं आती आप कितना ईमानदारी से उसमें मना भी करते हैं। तो इसमें इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। पढ़ाई के दौरान, तैयारी के दौरान अगर हम फोकस की बात करें, वो कैसे करें? क्योंकि कई बार आप बैठे बैठे लगातार पढ़ते हैं तो थोड़ा फोकस आउट हो जाता है। जैसे आप 3 घंटे डेली पढ़ाई करते थे, तो वो फोकस कैसे बना रहता है? फोकस तभी बनेगा जब आपके कुछ ऑल्टरनेट हॉबी भी होंगे, जहाँ आप थोड़े टाइम के लिए माइंड डाइवर्ट करें और सब कुछ भूल जाएं। वो घूमना भी हो सकता हम्म। है, वो खेलना भी हो सकता है, आपके फ्रेंड्स होंगे, फ्रेंड्स के साथ घूम लीजिए, खेल लीजिए, हम्म। ये कहीं शॉर्ट टर्म चले जाइए। हम्म। एक्सक्यूज मी। तो अ, ये बहुत जरूरी है कि आपको स्टडीज से भी बीच बीच में शॉर्ट ब्रेक्स में माइंड हटाना पड़ेगा, फिर उसमें वापस आना पड़ेगा। तो फिर आप उसको आपका पढ़ाई में भी इंटरेस्ट बना रहेगा, वो एक कम्बरसम प्रोसेस नहीं होगा आपके लिए, आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे। तो ये हम्म। फोकस बनाने के लिए जरूरी है। दूसरा, ऐसा टाइम सेलेक्ट करिए जहाँ आपके सबसे कम डिस्टरबेंसेस उस समय हो, या तो अर्ली मॉर्निंग पढ़ लीजिए या लेट, मतलब 9 to 12 पढ़ लीजिए। और दिन का काम अपने, क्योंकि अगर आप जॉब में हैं तो अपने ऑफिस को भी फुल्ली आप उसमें टाइम दीजिए, उस ऑफिस में काम चोरी मत करिए, नहीं तो फिर ऑफिस वाले आपको डिसलाइक करेंगे, पैरेलल टेंशन आपके माइंड में रहेगा। ऑफिस में भी अपना 100% दीजिए, जो 100% देता है वो सब जगह अच्छा होता है, चाहे ऑफिस में हो चाहे तैयारी में हो। तो एक अच्छे हम्म। एम्प्लॉय बनिए। और अगर जॉब में नहीं है तो वेल, गुड इनफ, अपने कोचिंग में अपना जहाँ भी करते होंगे अच्छे से पढ़ लीजिए। और अपने लिए एक फ्री टाइम अकेले में पढ़ने के लिए स्टडी टाइम 3 से 4 घंटे डेली जरूर निकालिए, जिस समय आपको कोई कॉल वगैरह ना आ रहे हैं, और आप एक हम्म। उसको पढ़ते रहें और और अपना। जैसे एक 9 to 5 की जॉब होती है और उसके बाद इस फील्ड में आ जाना, तो ये जो लाइफ का चेंज हो जाता है, मतलब आपका रूटीन पूरा चेंज हो जाता है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं 24 घंटे अलर्ट हैं, कभी भी कुछ भी क्राइम हो सकता है आपके डिस्ट्रिक्ट में। तो ये जो आपका चेंज हुआ आपकी फील्ड, कैसा तब आप महसूस करते थे? और बच्चों को भी थोड़ा सा बता सकते हैं कि जब आप आईपीएस बन जाएंगे और फिर आपको उनको भी यही सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, तो कितना डिफिकल्ट होता है, कितना आसान होता है, कितना स्ट्रेसफुल होता है या नहीं होता है? बहुत टफ, मैं ये कहूँगा टफ जॉब तो है, बहुत कम टाइम में आपको डिसीजन लेना होता है और आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपके 100 में से 100 डिसीजन करेक्ट हों। तो ये एक हम्म। लेवल ऑफ टफनेस इसमें होता है। और हम्म। इसको लेकिन लोग टैकल कर लेते हैं, अब इसमें कोई ऐसा इश्यू नहीं है। एक पर्सनल लाइफ में आपके थोड़ी इफेक्ट होती है, क्योंकि आप रिश्तेदारों से कम मिल पाते हैं, छुट्टियां पुलिस में कम होती हैं। और हम्म। त्योहार के समय आपको हमेशा अपने शहर में रहना है, कहीं दूसरी जगह आप जा नहीं सकते हैं, शादियां सभी आप अटेंड नहीं कर पाएंगे। तो एक ही लॉस इसमें हम्म। होता है कि पर्सनल फ्रंट पर आप थोड़ा बहुत लूज करते हैं। और हम्म। जैसे मैंने कुछ देर पहले भी बताया था कि सिर्फ एक ही कमी आपको इस जॉब में दिखी, थोड़ा बहुत आप लेकिन एक बैलेंस बनाना पड़ता है पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में। और हम्म। प्रोफेशनल लाइफ को बहुत ध्यान से देना पड़ता है, यही चैलेंज भी है इसका। लेकिन अगर आप ये हम्म। जॉब अपने
चॉइस से ले रहे हैं और आप खुद इसमें खुशी खुशी आ रहे हैं, तो ये सब चीजें मैटर नहीं करती। 24/7 जॉब है। मैं फॉर्चुनेट था कि मैं इस जॉब में आने से पहले ही पूरा इंडिया घूम चुका था। इस जॉब में भी एक भारत भ्रमण इसीलिए शायद घुमाते होंगे कि इसके बाद घूमने का मौका थोड़ा कम मिलता है जब आप स्टेट में होते हैं। लेकिन जब आप डेपुटेशंस पे चले जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, तब आपके पास काफी, उसमें फिर से वो एक फेज शुरू होता है जब आप सीबीआई में होते हैं, एनआईए में होते हैं, आईबी में होते हैं, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जिसको रॉ बोलते हैं उसमें होते हैं। तो फिर आपको एक मौका मिलता है कि आप फिर से जो है और भी बाहर, स्टेट के बाहर एक्सप्लोर करते हैं, कई बार कंट्रीज के बाहर एक्सप्लोर करते हैं। तो ये जॉब है, चैलेंजिंग है, इसमें बहुत वैरायटी, बहुत स्कोप है। और आज के डेट पे भी आप देखें तो कई जगह पर आप पाएंगे कि आईपीएस, रिटायर्ड आईपीएस भी टॉप पोस्ट पर हैं। अपनी कंट्री के एनएसए भी जो हैं वो भी एक रिटायर्ड आईपीएस हैं, वो आईबी में थे। और बहुत सारे आपके पास अनलिमिटेड ऑप्शंस इसमें थ्रू आउट योर करियर रहते हैं। और रिटायरमेंट के बाद भी आप लोग अच्छी अच्छी तरह से देश की सेवा कर सकते हैं। तो ये जो चैलेंजेस हैं वही इसकी अपॉर्चुनिटीज भी। बिल्कुल। तो आई होप आपने जितनी भी एडवाइस दी हैं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो कि तैयारी फिलहाल कर रहे हैं आईपीएस बनने को लेकर, तो ये काफ़ी फायदेमंद उनके लिए हो सकती है कि कैसे आपको फोकस बनाकर रखना है, कैसे आपको जो है आपका जो इंटरव्यू में आप जाएंगे तो उससे पहले आप क्या क्या चीज़ें, जो टिप्स सर ने बताए हैं वो आप फॉलो यहाँ पर कर सकते हैं, कैसे आपको काम रहना है, आपको अलर्ट रहना है, अवेयर रहना है, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। और साथ ही आईपीएस बनने के बाद कितना चैलेंजिंग होता है ये काम, वो भी सर ने आपको बताया। तो आप भी समझ सकते हैं कि जब आप आईपीएस बन जाएंगे तो उसके बाद आपको किस तरह से कोई भी टास्क आता है तो कितना इमीडिएट आपको जो है उसमें एक्शन लेना पड़ता है। और साथ ही साथ आपको बहुत ही कम समय यहाँ पर मिलता है, कुछ भी अगर घटनाक्रम होता है तो उस पर आपको जो भी एक्शन लेना है। तो ये सारी चीज़ें जो है और बखूबी जो आप समझेंगे जब आप खुद जो है आईपीएस बन जाएंगे और ग्राउंड पर इन सारी चीज़ों को जो है खुद से जो है यहाँ पर फील करेंगे और साथ ही देखेंगे। तो फिलहाल कलानिधि जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया उत्तराखंड तक को समय देने के लिए और हमारे तमाम जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी बताने के लिए, तमाम दर्शकों से बातचीत करने के लिए, खासकर गढ़वाली में। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और उत्तराखंड को नमन, वहाँ के सभी लोगों को मेरा नमस्कार, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ आईपीएस कलानिधि नैथानी जी, जिन्होंने कई सारी बातें यहाँ पर बताई, अपने 12 साल के टेन्योर के बारे में बताया, साथ ही साथ कई सारे टिप्स भी यहाँ पर बच्चों को दिए। तो फिलहाल इसमें इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए उत्तराखंड तक। नमस्कार।